कहां तक हमने कर लिया था? ये हो गया था क्या? अच्छा 20 तक ये याद करने थे, भी करे तुमने? किसको कितने याद हो गए? 30 तक आते हैं? तो नाम आते 30 के आगे वालों के बोल सिंबल वगैरह। नाम आते हैं? 30 से आगे वाले नाम आते हैं, नाम बोलो। स्कैंडियम SC, टाइटेनियम TI, वैंडियम VA, CR, मैग्नीज MN, FE, CO, NI, CU, ZN। लड़की स्मार्ट है भाई, मेहनती है, स्मार्ट भी है। ठीक है, तो इन सब के नाम भाई देखो, उसको 30 तक आते हैं तो तुम्हें भी 20 तक तो आनी चाहिए। ठीक है, बाकी लोग भी याद करो, पहले 20 तक करो, फिर देखते हैं 30 तक भी याद कर लेते हो तो अच्छी बात है। ठीक है बच्चों, कहां तक कर लिया था हमने? ये टॉपिक हो गया था क्या? ये कर लिया था, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था। ये चैतन्य अभी तक आया ही नहीं वापस, कहाँ है वो? फिर ऑनलाइन भी ज्वाइन क्यों नहीं करता वो? ये भी कर लिया था हमने, ये हो गया था, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था, देन हो गया था, हो गया नहीं, वो हुआ क्या? ये वैलेंसी पढ़ रहे थे हम, ऑक्टेट रूल भी बता दिया था मैंने कि ऑक्टेट क्या है, ये कर लिया था। देन आइसोटॉप्स, यहां पर आके रुके थे हम। आइसोटॉप्स, चलो बता भी फिर आइसोटॉप क्या होते हैं? होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट मास नंबर डिफरेंट। देखो बच्चों, आइसोटॉप जैसे हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन क्या है? क्या है हाइड्रोजन? एलिमेंट। हाइड्रोजन क्या है? एलिमेंट है। एक ही एटम के, डाल्टन ने क्या कहा था, किसी एक एटम के, किसी एक एलिमेंट के सारे एटम एक जैसे होंगे। डाल्टन ने क्या कहा था भाई कि किसी एक एटम एलिमेंट के सभी एटम एक जैसे होंगे। डाल्टन ने कहा था किसी एक एलिमेंट के सभी एटम एक जैसे होंगे। बट अगर दो डिफरेंट एलिमेंट है, एक हाइड्रोजन है एक नाइट्रोजन है, तो इनके एटम्स अलग अलग टाइप के होंगे। इनके एटम कैसे होंगे? अलग अलग टाइप के होंगे। कोई एक एलिमेंट है, उसके सभी एटम एक जैसे होंगे, उसके सभी एटम कैसे होंगे? एक जैसे होंगे। लेकिन दो अलग एलिमेंट हैं तो उनके एटम डिफरेंट होंगे। ठीक है, डाल्टन प्रपोज दैट ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल। डाल्टन ने क्या कहा था कि एक एलिमेंट के सभी एटम एक जैसे होंगे, ठीक है, और उनका मास भी क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, बट scientists later discovered that there are atoms of same elements। एक ही एलिमेंट के एटम्स, एक ही एटम के, जैसे हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ठीक है, इसके जो एलिमेंट्स हैं, सॉरी इसके जो एटम्स हैं, हाइड्रोजन क्या एक एलिमेंट है, इसके जो एटम है वो भी थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं, वो भी डिफरेंट हो सकते हैं। बट साइंटिस्ट लेटर डिस्कवर्ड दैट देयर वर एटम ऑफ सेम एलिमेंट दैट कुड हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, मतलब उनके प्रोटॉन सेम है बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड दस डिफरेंट मास नंबर। ये कहता है कि हाइड्रोजन तो एक एलिमेंट है, और डाल्टन ने ये कहा था कि एक एटम के सारे एलिमेंट कैसे होते हैं? एक एटम के सारे एलिमेंट कैसे होते हैं? एक एटम के सारे एलिमेंट कैसे होते हैं? एक जैसे, ऐसा डाल्टन ने कहा था। लेकिन बाद में पता लगा कि एक ही एटम के, एक ही एलिमेंट के एटम थोड़े से किस वे में डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे यहां पर देखो, यहां पर हाइड्रोजन के अंदर क्या होता है? एक प्रोटॉन होता है और 0 न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। बट ऐसे भी हाइड्रोजन के एटम हो सकते हैं जिसमें एक प्रोटॉन हो
और एक न्यूट्रॉन हो, एक न्यूट्रॉन हो, मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट हो। ऐसे भी हाइड्रोजन के एटम हो सकते हैं जिसमें एक प्रोटॉन हो और दो न्यूट्रॉन हो। मतलब हाइड्रोजन के ही एटम, एक ही एलिमेंट सेम है। एलिमेंट कैसा है? सेम है। एक ही एलिमेंट के एटम, एक ही एलिमेंट के एटम ऐसे हो सकते हैं जिनमें प्रोटॉन सेम हो बट न्यूट्रॉन डिफरेंट हो। अच्छा, मास नंबर कहां से आता है? मास नंबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से आता है। तो इसका मास नंबर 1 होगा, इसका मास नंबर 2 होगा और इसका मास नंबर, यानी कि एटम ऑफ सेम एलिमेंट्स कैन हैव सेम प्रोटॉन बट डिफरेंट न्यूट्रॉन, हेंस डिफरेंट मास नंबर। क्लियर है? हाँ भाई, गुड़िया बताओ। एलिमेंट्स ऑफ same element, atoms of same element having same number of proton but different number of neutron, hence different mass number, ऐसे एटम हो सकते हैं, ऐसे। और ऐसे एटम्स को क्या कहा जाता है? ऐसे एटम को बच्चों कहा जाता है आइसोटॉप्स। ऐसे एटम्स को क्या कहा जाता है? आइसोटॉप्स। ठीक है, यानी कि आइसोटॉप क्या होते हैं? सेम एलिमेंट, किसी एक एलिमेंट के, एक ही एलिमेंट के एटम्स विद सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट मास नंबर। और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होता है बच्चों? एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होता है? यानी कि एटम ऑफ सेम एलिमेंट, एलिमेंट सेम है, एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम प्रोटॉन, यानी कि सेम एटॉमिक नंबर, बट डिफरेंट मास नंबर, क्या कहलाएंगे? आइसोटॉप्स। क्लियर हुआ? आइसोटॉप क्या है? सेम एटम के एलिमेंट्स, सेम एलिमेंट के एटम्स विद सेम नंबर ऑफ सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। मास नंबर क्या होगा? मास नंबर क्या होगा? मास नंबर डिफरेंट होगा। मास नंबर क्या होगा? एटॉमिक नंबर क्या होगा? एटम किस, मतलब कैसे एटम है ये? एटम है सेम एलिमेंट के, विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, क्या कहेंगे उनको? आइसोटॉप्स। दीज ट्विन एटम्स विद सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर नोन एज आइसोटॉप। यानी कि जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एक तो ऐसा है जिसका एटॉमिक नंबर, एक हाइड्रोजन ऐसा है जिसका एटॉमिक नंबर कितना है? 1, मास नंबर क्या है? 1। एक हाइड्रोजन ऐसा है जिसका एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 2। एक हाइड्रोजन ऐसा है जिसका एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 3। ये तीनों हाइड्रोजन के ही एटम है। ये तीनों किसके एटम है? हाइड्रोजन के ही एटम है। ये जिसके पास है वो भी हाइड्रोजन का एटम है, ये जिसके पास है वो भी हाइड्रोजन का एटम है, ये जिसके पास है वो भी हाइड्रोजन का एटम है। तो इनको क्या कहेंगे? आइसोटॉप्स कहेंगे। हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप होते हैं। कितने आइसोटॉप होते हैं? हाइड्रोजन के पास, हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, लिखा है क्या कहीं? चेक करो, लिखा है क्या? नहीं? जैसे ये रहा, हाइड्रोजन का एक एटम ऐसा होता है जिसके पास एक मास नंबर और एक, मतलब एक प्रोटॉन 0 न्यूट्रॉन, ठीक है, और मास नंबर कितना? 1। एक तो ऐसा होता है, प्रोटॉन 1 है तो इसका एटॉमिक नंबर भी क्या हो गया? 1। मतलब हाइड्रोजन का एक एटम ऐसा होता है जिसका एटॉमिक नंबर भी 1 और मास नंबर भी 1। हाइड्रोजन का एक एटम ऐसा होता है जिसके पास प्रोटॉन कितने? 1, न्यूट्रॉन कितने? 1, मास नंबर क्या हुआ? 2। इन दोनों का सम होता है मास नंबर। जो प्रोटॉन होता है वही क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन या एटॉमिक नंबर। तो ये एक ऐसा एटम है जिसका एटॉमिक नंबर 1 और मास नंबर 2। तो ये भी हाइड्रोजन का आइसोटोप है। ठीक है, एक हाइड्रोजन का आइसोटोप ऐसा होता है जिसके पास
जिसके पास प्रोटॉन कितने, एक, प्रोटॉन एक तो एटॉमिक नंबर भी क्या, एक, न्यूट्रॉन कितने, दो, मास नंबर क्या हो गया इन दोनों का सम, मास नंबर 3। ये भी हाइड्रोजन का ही एटम है, तो ये दिस इज ऑल्सो ए आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर है? चलिए आगे नेक्स्ट। तो ये हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप है, ठीक है। इसका नाम क्या होता है, प्रोटियम, इसका नाम क्या होता है, ड्यूटेरियम, और इसका नाम क्या होता है, ट्रिटियम। ठीक है, चलें आगे नेक्स्ट, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप। अच्छा पीछे रह गया। सो आइसोटोप की डेफिनेशन क्या हुई बच्चों, एटम ऑफ सेम एलिमेंट्स। देखा अभी जो देख के आए वो तीनों हाइड्रोजन के ये एलिमेंट, हाइड्रोजन के ये एटम थे, वो तीनों क्या थे, हाइड्रोजन के एटम थे, ठीक है। तो वो किसके आइसोटोप थे, हाइड्रोजन के। एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर क्या है बट डिफरेंट क्या है, मास नंबर। एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर क्या कहलाएंगे, आइसोटोप। क्लियर है, क्या होंगे ये, आइसोटोप। आइसोटोप्स आर ऑफन नोन एज ट्विन एटम्स। आइसोटोप्स को और क्या कहते हैं, ट्विन एटम्स, ठीक है, बिकॉज दे बिलोंग्स टू द सेम एलिमेंट बट डिफरेंट इन मास। सिर्फ उनका मास डिफरेंस है, बाकी वो उसी एटम के, उसी एलिमेंट के एटम होते हैं। आइसोटोप्स हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब ये भी बताया मैंने, प्रोटॉन क्या होते हैं इनमें, सेम होते हैं, मतलब ऐसे एटम होते हैं जिनमें प्रोटॉन क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, न्यूट्रॉन डिफरेंट होंगे, जिसकी वजह से मास नंबर डिफरेंट हो जाएगा। प्रोटॉन सेम होंगे तो एटॉमिक नंबर सेम रहेगा, ठीक है, मास नंबर डिफरेंट हो जाएगा। एटॉमिक नंबर सेम रहता है, क्यों रहता है एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक नंबर सेम क्यों होता है, एटॉमिक नंबर सेम क्यों होता है, यस, बिकॉज सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं और नंबर ऑफ प्रोटॉन ही एटॉमिक नंबर होता है। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है तो एटॉमिक नंबर भी सेम रहेगा, ठीक है। आइसोटोप्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन अलग हैं तो न्यूट्रॉन प्लस ये अलग अलग है, तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन मास नंबर होता है, इसलिए मास नंबर इनका क्या होगा, डिफरेंट होगा, मास नंबर क्या होगा, डिफरेंट होगा। दो आइसोटोप्स का मास नंबर डिफरेंट होगा, ठीक है। एक ही एलिमेंट के एटम होते हैं जिनका मास डिफरेंट होता है, ठीक है। चलें आगे, यहां पर देखोगे तो इसका मास कितना है 1, इसका मास क्या है 2, इसका मास क्या है 3, इसका एटॉमिक नंबर 1, इसका एटॉमिक नंबर 2, इसका एटॉमिक नंबर इसका एटॉमिक नंबर 1, इसका एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक नंबर सबका 1, मास नंबर सबका डिफरेंट। इसका नाम क्या होता है, प्रोटियम, इसका नाम क्या है, ड्यूटेरियम, और इसका नाम क्या होता है, ट्रिटियम। प्रॉपर्टीज, बच्चों प्रॉपर्टीज कल हमने बात की थी कि किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, बताओ प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करती हैं। हाँ, आउटरमोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स है, आउटरमोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, आउटरमोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। और आउटरमोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस पे डिपेंड करता है, आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करेगा, उसी के अकॉर्डिंग पता लगेगा कि आउटरमोस्ट में कितने जाएंगे। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होता है, प्रोटॉन के बराबर होता है, और प्रोटॉन के बराबर, प्रोटॉन से ही क्या बनता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन ही क्या होता है, एटॉमिक नंबर। तो अल्टीमेटली एटॉमिक नंबर। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप्स, अच्छा एटॉमिक नंबर आइसोटोप्स में क्या होता है, सेम होता है, इसलिए उनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या रहेंगी, फिर से समझो। किसी भी एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज है वो किस पे डिपेंड करती है, किसी भी एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज है
वो किस पे डिपेंड करती हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, किसी भी एलिमेंट की या किसी भी एटम की जो प्रॉपर्टीज हैं वो किस पे डिपेंड करती हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, कि आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल किस पे डिपेंड करेगा? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। बस 10 इलेक्ट्रॉन है तो उसी से डिसाइड होगा कि आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे। ठीक है, 20 इलेक्ट्रॉन है तो ये पता, उसी से पता लगेगा कि आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर होता है, और प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन ही एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है। ठीक है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने होंगे ये टोटल इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है। टोटल इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन से ही, नंबर ऑफ प्रोटॉन ही एटॉमिक नंबर होता है। तो अल्टीमेटली आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे ये नंबर ऑफ प्रोटॉन पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि एटॉमिक नंबर पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये प्रॉपर्टीज को डिसाइड करता है, मतलब ये प्रॉपर्टीज को डिसाइड करता है। क्लियर हुआ? सो आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे ये एटॉमिक नंबर के ऊपर डिपेंड करता है, और आउटर मोस्ट सेल की इलेक्ट्रॉन प्रॉपर्टीज डिसाइड करते हैं। इसका मतलब एटॉमिक नंबर प्रॉपर्टीज को डिसाइड करेगा। और आइसोटॉप्स में एटॉमिक नंबर तो सेम रहता है, इसलिए उनकी प्रॉपर्टीज कैसी रहेंगी? सेम रहेंगी। इसलिए उनकी केमिकल प्रॉपर्टी कैसी रहेंगी? सेम रहेंगी। राइट, सो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटॉप्स आर सिमिलर। आइसोटॉप्स की केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर रहेंगी। ठीक है, दूसरी चीज जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट वगैरह टाइप की प्रॉपर्टी, वो मास बढ़ने के साथ साथ चेंज हो जाती है। मास बढ़ने के साथ क्या होती है? चेंज हो जाती है। सो मास तो देखो प्रोटॉन्स में, यहां पर सॉरी, मास तो आइसोटॉप्स में चेंज हो रहा है, आइसोटॉप्स में मास तो चेंज हो रहा है, इसलिए उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाएंगी? डिफरेंट हो जाएंगी। क्लियर है? ठीक है, अच्छा, ये केमिकल प्रॉपर्टी क्या होंगी? सिमिलर होंगी। इट इज सो बिकॉज दे हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड द सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, as chemical property depends mainly on the number of proton, number of valence proton, sorry valence electron। ठीक है, उनके आउटरमोस्ट सेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे क्यों? क्योंकि उनका एटॉमिक नंबर सेम है। एटॉमिक नंबर सेम है तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे आउटरमोस्ट सेल में। आउटरमोस्ट सेल में अगर सेम इलेक्ट्रॉन होंगे तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेंगी, लेकिन उनका मास, आइसोटॉप्स will have the same chemical properties although they are differ in physical property, they differ in physical property, why? Because mass change हो गया, mass change होने से physical property change हो जाती है। ठीक है, जैसे कि physical property जैसे कि boiling and melting point। क्लियर है बच्चों? सो आइसोटॉप्स की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। क्लियर है? नेक्स्ट, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन का एग्जांपल लिया था ना हमने, ऐसे ही कार्बन का एग्जांपल देखो। कार्बन के 3 आइसोटॉप्स, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, ये सबसे ज्यादा कॉमन होता है। कार्बन 12, कार्बन 12 सबसे ज्यादा कॉमन होता है, सबसे ज्यादा अबेंडेंस में एग्जिस्ट, मतलब सबसे ज्यादा अमाउंट में एग्जिस्ट करता है नेचर के अंदर, अबेंडेंस इसका होता है। ठीक है, कार्बन हैज 3 आइसोटॉप्स, कौन कौन से? कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। देखो तीनों का एटॉमिक, अच्छा एक तो ये तीनों आइसोटॉप किसके हैं? कार्बन के हैं, यानी कि तीनों एक ही एलिमेंट के एटम हैं। ये तीनों एक ही एलिमेंट के एटम हैं, जिनका एटॉमिक नंबर क्या है? सेम है। एटॉमिक नंबर क्या है इनका? एटॉमिक नंबर क्या है? सेम है। एटॉमिक नंबर अगर सेम है, ठीक है, बट मास नंबर कैसा है? डिफरेंट है, तो हुए ना आइसोटॉप। तीनों कार्बन के एटम है, एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है, तो क्या हुए? ये आइसोटॉप्स। ठीक है, इसमें एटॉमिक नंबर इसका कितना? 6। एटॉमिक नंबर कितना? 6। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है? प्रोटॉन। मतलब इसके प्रोटॉन कितने? 6। न्यूट्रॉन कितने? न्यूट्रॉन मास नंबर में से माइनस कर दो, 6। ठीक है, और मास नंबर कितना? 12। दूसरे वाले को देखो, एटॉमिक नंबर कितना? 6। एटॉमिक नंबर ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन कितने? 6। न्यूट्रॉन
इसमें से ये माइनस कर दो, 7 न्यूट्रॉन कितने, 7, मास नंबर कितना है 13, इसमें एटॉमिक नंबर कितना 6, प्रोटॉन कितने अणवी 6, न्यूट्रॉन कितने अणवी 14 में से 6 माइनस करो 8, मास नंबर कितना, इन दोनों का सम दिया भी है 14। क्लियर है? आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, कोई है तो बताओ। ठीक है, ये सब मैंने बता दिया आपको, कोई डाउट तो नहीं। तो ये क्या पढ़ रहे थे हम, आइसोटॉप्स। ठीक है, एसेंशियल यूज ऑफ सम आइसोटॉप्स। यूरेनियम, बच्चों यूरेनियम, अमेरिका और ईरान की लड़ाई चल रही है, पता है किस लिए हो रही है? नहीं, यूरेनियम के पीछे। वो कहते हैं तुम्हारे पास इनरिच यूरेनियम है। इनरिच क्या होता है कि जब किसी एलिमेंट को एज ए मिनरल अर्थ से निकाला जाता है, फिर उसको प्यूरिफाई किया जाता है, मतलब उसमें इंप्योरिटीज होती है, उनको सेपरेट करना होता है। ठीक है, तो वो इनरिच मतलब उस ओर के अंदर, जैसे अर्थ से निकलता है तो वो ओर के फॉर्म में होता है, फिर उस ओर में से इंप्योरिटीज सेपरेट करते हैं। ठीक है, यानी कि पहले उसकी जो मेजर इंप्योरिटीज होती है उसको निकालते हैं, इनरिच करते हैं उसको, मतलब उसमें फिर क्या होगा, इंप्योरिटीज चली जाएंगी, निकल जाएंगी, और मेनली मेजर अमाउंट उस पर्टिकुलर जो भी एलिमेंट है उसका होगा। इनरिचमेंट ऑफ और बोलते हैं उसको। धीरे धीरे इसको और प्योरीफाई करते हैं, और प्रोसेस होते हैं प्योरीफाई करने के लिए, किसी भी और के लिए होता है वो। तो जब इसको 80% यानी कि 80% के आसपास, आई एम नॉट श्योर, 80% के आसपास जब इसको इनरिच कर लिया जाता है तो उससे एटम बॉम्ब बनता है। एटम बॉम्ब बनाने के लिए यूरेनियम और अराउंड, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट कि कितना होना चाहिए, मुझे ऐसा याद है कि ऑलमोस्ट 80% के आसपास जब ये इनरिच हो जाता है तो उससे एटम बॉम्ब बन सकता है। ये है, ठीक है। एटम बॉम्ब पता होगा, एटम बॉम्ब तो क्या होता है या नहीं पता? तो इसको 80% के आसपास, 85% के आसपास जब इनरिच कर लिया जाता है तो एटम बॉम्ब बनता है। और कहते हैं कि ईरान ने, उनके पास जो यूरेनियम है उसको इतना इनरिच किया हुआ है तो वो एटम बॉम्ब बनाने के लास्ट स्टेप पे बैठे हैं, और अमेरिका इवन चाहता नहीं कि वो एटम बॉम्ब बनाए, इसलिए उनके बीच में लड़ाई है। ठीक है, तो वो उनका जो इनरिच यूरेनियम है वो लेना चाहते हैं, वो कह रहे हैं ठीक है लड़ाई बंद कर देंगे, अपना इनरिच यूरेनियम जो है वो अपना हमें दो। राइट, सो एटम बॉम्ब बनाने में यूज होता है ये, पर एटम बॉम्ब तो कोई यूजफुल नहीं हुआ ना, एटम बॉम्ब का क्या यूज है, वो तो लड़ाई में काम आता है। ठीक है, दूसरा जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं, जहां से बिजली बनती है, उन न्यूक्लियर रिएक्टर्स में ये एज ए फ्यूल यूज होता है, हालांकि उसमें इतना ज्यादा इनरिच नहीं चाहिए होता। न्यूक्लियर रिएक्टर्स में ये एज ए फ्यूल की तरह से, न्यूक्लियर रिएक्टर जो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जनरेट करते हैं, ठीक है, वहां पर पावर प्लांट्स के अंदर, यहां पर ये एज ए फ्यूल यूज होता है। ऊपर जो स्पेस में हम वो सैटेलाइट्स वगैरह भेजते हैं, उस टाइम पे रॉकेट के अंदर ये एज ए फ्यूल यूज होता है। ठीक है, इट इज एन आइसोटोप ऑफ यूरेनियम, यूरेनियम 235 और सेकंड आई थिंक 237 होता है, कुछ ऐसा होता है। It is an uranium U235 is an isotope of uranium is used as a fuel in nuclear reactor to generate electricity. न्यूक्लियर रिएक्टर में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज होता है। इन ए न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट मतलब ऐसे पावर प्लांट जिनमें इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, और वो किसकी हेल्प से चलते हैं, जो न्यूक्लियर फ्यूल की वजह से चलते हैं। एक तो पावर प्लांट होता है हाइड्रो पावर प्लांट, जिसमें पानी से बिजली बनती है, होता है ना, बिजली पानी से बनती है। कुछ जैसे कोल भी एज ए फ्यूल यूज होता है, आजकल तो पता नहीं होता है नहीं होता, बल्कि कोल हाँ आजकल भी होता है, कोल एज ए फ्यूल पावर प्लांट के अंदर यूज होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। ठीक है, एज कुछ जैसे कुछ प्लांट्स में यूरेनियम को यूज करते हैं। ठीक है, तो ये न्यूक्लियर पावर प्लांट जिनमें यूरेनियम यूज होता है उनको कहेंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है, और ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है इनसे। ठीक है, इसमें यूरेनियम एज ए फ्यूल यूज किया जाता है। दूसरा कोबाल्ट, कोबाल्ट कोबाल्ट का एक आइसोटोप है कोबाल्ट 60, जैसे ये यूरेनियम का आइसोटोप था U235, दूसरा कितना होता है यूरेनियम का आइसोटोप, 237।
ये 235 है, दूसरा क्या होगा 234 और एक क्या होगा 238। ये 3 आइसोटोप होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है कोबाल्ट। सो कोबाल्ट में क्या है बच्चों, cobalt is a radioactive isotope. A radioactive isotope of cobalt is used in radiation treatments for cancer. कैंसर के ट्रीटमेंट में कोबाल्ट का आइसोटोप यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आयोडीन। आयोडीन 131, ये भी क्या है, आयोडीन का एक आइसोटोप है। इज यूज्ड इन टू ट्रीट गोइटर। गोइटर क्या होता है, गोइटर क्या होता है, बताओ गोइटर क्या होता है। स्वेलिंग ऑफ, जिसमें नेक स्वेल हो जाती है। थायराइड ग्लैंड, जो नेक के अंदर जो ग्लैंड होते हैं कौन से, थायराइड ग्लैंड। तो जो स्वेलन नेक होती है वो क्या होता है, गोइटर होता है। उस डिजीज को क्या कहते हैं, गोइटर। ठीक है, तो उसके ट्रीटमेंट में आयोडीन का ये आइसोटोप यूज होता है। कार्बन 14, कार्बन के अभी हम 3 आइसोटोप पढ़ के आए थे, कौन कौन से, कार्बन 12, 13, 14। तो कार्बन 14 इज आइसोटोप ऑफ कार्बन यूज्ड इन आर्कियोलॉजी और जियोलॉजी टू डिटरमिन द एज ऑफ एंसेंट फॉसिल एंड, ये क्या लिखा आगे, आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स, तो जो पुरानी चीजें होती हैं, पुरानी चीजें होती है उनकी एज डिसाइड करने में ये यूज होता है। ठीक है, तो ये आइसोटॉप्स के यूज थे। यूरेनियम U235 किसमें, न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज होता है एज ए न्यूक्लियर फ्यूल। कोबाल्ट किसमें यूज होता है, इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ठीक है, आयोडीन इट इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर एंड कार्बन 14 इज यूज्ड टू डिटरमिन द एज ऑफ ओल्ड फॉसिल्स। ठीक है, पुरानी चीजों की एज पता करने में यूज होता है। क्लियर है, चलें आगे। नेक्स्ट, एवरेज एटॉमिक मास। अच्छा एक बात बताओ, कार्बन के 3 आइसोटोप अभी पढ़ के आए, पढ़ के आए ना कार्बन के 3 आइसोटोप। तो देखो जरा एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन का एक आइसोटोप है बच्चों जिसका एटॉमिक मास कितना होता है, 35। क्लोरीन का एक आइसोटोप है जिसका मास कितना होता है, 37। ठीक है, क्लोरीन का एक आइसोटोप है जिसका मास कितना होता है, 35U। क्लोरीन का एक आइसोटोप है जिसका मास कितना होता है, 37U। ठीक है, तो इनका एवरेज एटॉमिक मास क्या होना चाहिए, एवरेज क्या होना चाहिए इनके मास का, क्या इनके मास का एवरेज 36। भाई एक एटम एग्जिस्ट करता है क्लोरीन का जिसका मास कितना है, 35। दूसरा एटम एग्जिस्ट करता है 37। तो इन दोनों का एवरेज क्या हुआ, एवरेज हुआ 2 से डिवाइड कर दें, दोनों को जोड़ के 36। तो क्या क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास 36 होना चाहिए, अनवी, क्या क्लोरीन का एटॉमिक मास 36 होना चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं है। वो डिपेंड करता है बच्चों कि ये इस अबेंडेंस में कौन कितना एग्जिस्ट करता है। क्लोरीन अकर्स इन नेचर इन 2 आइसोटोपिक फॉर्म, 2 आइसोटोप इसके एग्जिस्ट करते हैं। वन आइसोटोप हैज मास ऑफ 35U एंड अदर हैज 37U। ठीक है, राइट राइट। दिस raises a question, interesting question, should we consider the mass of chlorine 35 और 37, क्या एज्यूम करना चाहिए। ठीक है, या इनका फिर एवरेज लेना चाहिए, क्या लगता है आपको, क्लोरीन का मास हम 35 एज्यूम करें, 37 एज्यूम करें, या इनका एवरेज एज्यूम करें, व्हाई नॉट 37। नेचर के अंदर ये 3:1 के रेशियो में एग्जिस्ट करते हैं। अगर आप कहीं से क्लोरीन लेके आएंगे तो आपको पता लगेगा कि उसमें कुछ एटम ऐसे हैं जिनका मास कितना है, 35, कुछ एटम ऐसे हैं जिनका मास 37 है। बट हाँ, अगर आप कहीं से 100 एटम लेके आए ना, 100 एटम लेके आए, एक गुड़िया सुन, अगर आप 100 एटम लेके आए तो डेफिनेटली आपको
उस 100 एटम के वॉल्यूम में मतलब आपको 75 ऐसे एटम मिलेंगे जिनका मास 35 होगा और 25 एटम आपको 25 एटम आपको ऐसे मिलेंगे जिनका मास 37 होगा। ठीक है, कम से कम 25 एटम ऐसे 75 एटम आपको ऐसे मिलेंगे 100 एटम्स के अंदर कि जिनका मास 35 होगा और कुछ ऐसे 25 के अराउंड आपको एटम ऐसे मिलेंगे जिनका मास 37 होगा। यानी कि 100 एटम्स में आपके पास 75 एटम ऐसे थे जिनका मास 35 था और 25 एटम ऐसे थे जिनका मास 37 था। अब आप मुझे बताओ कि इनका मास क्या होना चाहिए, एवरेज एटॉमिक मास क्लोरीन का हमें क्या लेना चाहिए? क्यों गुड़िया, क्या लेना चाहिए बताओ, क्या लेना चाहिए भाई? देखो बच्चों, इसका तरीका यह है कि भाई 100 में ये 75 एग्जिस्ट करता है, ये 25 एग्जिस्ट करता है। अच्छा एक बात बताओ, सिंपल बात, अगर आपके 100 में से आपके मार्क्स कितने आए, 98 आए, तो कितना परसेंट हुआ? 100 में से 98 मार्क्स आए तो कितना परसेंट हुआ? 98%, है ना। अब ये 100 एटम्स में ये 75 एटम है, ये 25 है, मतलब ये कितना परसेंट है और ये कितना परसेंट है? ठीक है, रेशियो निकालोगे 75 और 25 का तो क्या निकलेगा? 3:1। सो इसका एवरेज एटॉमिक मास क्या होना चाहिए? एवरेज एटॉमिक मास क्या होना चाहिए? देखो बच्चों, ये जो 75 वाला है ना, 75%, यानी कि 75 बाई 100, 75% का मतलब यही होता है 75 बाई 100। इसको मल्टीप्लाई कर दो आप 35 से, इससे मल्टीप्लाई कर दो। जो 75 एटम थे 100 में, उनका मास कितना था? 35, तो ये हो गया 75 बाई 100 इंटू दिस। ठीक है, प्लस में ये बच्चों कितने थे? 25, तो 25 बाई 100 और इनका मास कितना था? 37। इस कैलकुलेशन को कर लो, ये जो कैलकुलेशन आएगी वही इसका एवरेज एटॉमिक मास होगा। क्या हुआ, क्यों हंस रही है भाई? इनका एवरेज एटॉमिक मास होगा। ठीक है, चलें आगे, क्लियर है ये? ऐसे एवरेज एटॉमिक मास निकलेगा। ठीक है, अब मुझे निकाल के दिखाओ एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन कितना होगा बच्चों? ये 75, क्योंकि वो जो 35 मास वाला है वो 75% एग्जिस्ट करता है और 37 मास वाले जो एटम है वो 25, उनका एग्जिस्टेंस 25% है ना। तो इसका एवरेज एटॉमिक मास क्या निकलेगा अनवी? 75 बाई 100, और इनका मास कितना है 75 वालों का? 35 प्लस 25% ये है 25 बाई 100 और इनका मास कितना है? करो कैलकुलेशन करो, नोटबुक निकाल के बैठा करो बच्चों। 3.5 कितना आ रहा है? ये 35 अभी 3.5 नहीं है। ठीक है, 100 को कॉमन ले लूं मैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करना जरा। 100 को कॉमन ले लिया तो 75 इंटू 35 प्लस, या एक काम करें हम, रुको रुको, एक काम करते हैं 25 से कट करो, इसको भी 25 से कट करो, 1/4। ठीक है, तो ये 3 इंटू 35/4 और ये हो गया 37/4। इसको मल्टीप्लाई करना भी 105। बैठे मना रहो, कैलकुलेशन करो। अनवी पेन चलाएगी, निकालो फाइनल आंसर, जोड़ो एलसीएम लो। 105 प्लस 37 डिवाइडेड बाय 4, करो कैलकुलेशन। लो भाई साहब का तो अभी रजिस्टर खुल रहा है। नेक्स्ट कहां थे बच्चों? ये कुछ लिखा है क्या यहां पर? द एक्यूरेट एवरेज एटॉमिक मास कैन बी कैलकुलेटेड बाय कंसीडरिंग देयर नेचुरल अबंडेंस। दिस
दिस इज कॉल्ड ए वेटेड एवरेज एटॉमिक मास। इस जो ये मेथड, जिस मेथड से हमने ये निकाला है अभी, इसे क्या कहेंगे? वेटेड एवरेज एटॉमिक मास। क्या कहते हैं इसको? वेटेड एवरेज एटॉमिक मास। क्योंकि डिपेंड करता है, निकालना होगा तो रेशियो दिया होगा पहले से। हाँ रेशियो आपको पहले से दिया होगा, कई बार तो आपको रेशियो दिया होगा, ठीक है। आपको मास निकालना है एवरेज, कभी कभी आपको एवरेज मास की कैलकुलेशन दी होगी कितना है ये, और आपको रेशियो निकालना होगा, ठीक है, विच कैन बी कैलकुलेटेड बाई। तो एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकलता है बच्चों? कि वो कितना एग्जिस्ट करते हैं, कितना परसेंट एग्जिस्ट करते हैं नेचर के अंदर, ठीक है, उससे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उनके मास को, और फिर एवरेज लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मेथड है, और इस मेथड का नाम होता है एवरेज एटॉमिक मास, वेटेड एवरेज एटॉमिक मास, या ठीक है। नेक्स्ट, जैसे बच्चों, दिस डजंट मीन दैट एनी एटम ऑफ द क्लोरीन हैज फ्रैक्शनल। अच्छा, ये जैसे क्लोरीन का मास कितना आया अभी? क्लोरीन का मास कितना है बच्चों? 35.5 आया। इसका मतलब ये नहीं है कि एक एटम का मास इतना है, एक एटम का मास 35.5 है। उसका रीजन क्या है? कि ये जो दो टाइप के जो इसके एटम एग्जिस्ट करते हैं, उनके मास का वेटेड एवरेज है। ये उनके मास का क्या है? वेटेड एवरेज। क्या है ये? उनके मास का वेटेड एवरेज है। क्लियर है? ठीक है। This doesn't means that any atom of chlorine has fractional mass of this. It means that if you take 1 million chlorine atom, they will contain 7.5 lakhs। तो क्या होंगे उसमें? ऐसे क्लोरीन के एटम होंगे जिसका मास 35 है, ठीक है, और 2.5 lakhs ऐसे क्लोरीन के एटम होंगे जिनका मास 37 है। और जब आप इनका एवरेज वेटेड एवरेज मास निकालेंगे तो वो 35.5 आएगा, ठीक है। चलो, होमी जहांगीर भाभा, ठीक है, वाज एन इंडियन, कौन थे ये? इंडियन फिजिसिस्ट। ही इज नॉन एज फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। He made a pioneer contribution to the development of atomic energy in India. He established the key institutions like Tata Institute of Fundamental Research and Bhabha Atomic Research Center for peaceful use of atomic energy to generate electricity, support agriculture and advance medical treatments. ये सब आपको पता होना चाहिए भाई, ठीक है। Two different atoms have 11 proton. दो डिफरेंट एटम्स के पास प्रोटॉन कितने हैं? 11 है। दो डिफरेंट एटम्स है 11। दो डिफरेंट एटम्स, ऐसी इमेज बनानी चाहिए इसको, क्लियर इमेज। कई बार ये बहुत गंदी इमेज बना देता है। टू डिफरेंट एटम्स ऑफ 11 प्रोटॉन। ईच प्रोटॉन कितने हैं? दोनों में प्रोटॉन कितने हैं? दोनों में प्रोटॉन 11 है। वन हैज न्यूट्रॉन, दूसरे का एक में न्यूट्रॉन 12 है, एंड अदर हैज, लिखो भाई, लिखने वाली चीज है। हाउ डू देयर एटॉमिक नंबर्स एंड मास कंपेयर? इसका एटॉमिक नंबर बताओ भाई, एटॉमिक नंबर बताओ इसका। एटॉमिक नंबर को किससे डिनोट करते हैं? लिखो। और एटॉमिक मास बताओ, ठीक है। इसका भी एटॉमिक नंबर बताओ और एटॉमिक मास लिखो। लिखा करो, थोड़ा पेन भी चलाया करो बीच में। जल्दी करो, कर लिया? एटॉमिक नंबर इसका क्या होगा बच्चों? 12। और इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? 11 होगा सर दोनों का। सॉरी सॉरी सॉरी, इसका 11 होगा और इसका भी क्या होगा? 11 होगा, ठीक है। इसका एटॉमिक मास बताओ। 23। 11 प्लस 12 23। और इसका क्या होगा भाई? 11 प्लस 13, चलो इसका कितना होगा? 24। एटॉमिक मास 23,
और एटॉमिक नंबर कितना 11। एटॉमिक नंबर 11 किसका होता है? सोडियम का। तो ये क्या है? सोडियम है, जिसका एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर 11 और एटॉमिक मास, ये क्या है बच्चों? इसका भी एटॉमिक नंबर कितना है, इसलिए ये भी क्या है? सोडियम है। इसका एटॉमिक नंबर कितना 11 और एटॉमिक मास कितना, यानी कि सोडियम के दो आइसोटोप हैं जिनके बारे में बात हो रही है। ठीक है। हाउ डू देयर एटॉमिक नंबर्स एंड मास नंबर कैन बी कंपेयर? कर लो कंपेयर जैसे करना है। ब्रोमीन, ब्रोमीन सुना है? ब्रोमीन एटम इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ टू आइसोटोप 79 एंड 81। ठीक है, ये इतने परसेंट होता है, ये इतने परसेंट होता है। चलो इनका एवरेज एटॉमिक मास निकाल के बताओ मुझे, कैसे निकलेगा इनका एवरेज एटॉमिक मास? एवरेज एटॉमिक मास बताओ बच्चों। अनवी बताओ कैसे निकलेगा? एवरेज एटॉमिक मास, चल भैया कम बताओ। देखो बच्चों ये कितने परसेंट एग्जिस्ट करता है? तो 49.7 डिवाइड परसेंट है, तो इसको 100 से डिवाइड करो। डिवाइड 49% का मतलब ये होता है दैट बाय 100, दैट आउट ऑफ 100 दिस। अच्छा ये तो इसका परसेंटेज हुआ, फिर इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? इसके मास से, इनटू 79 प्लस इसका परसेंटेज कितना है बच्चों? 50.3 डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे? 100 इनटू इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? 81 से। ठीक है, करो कैलकुलेशन करो। सो आप इसको ऐसा लिख सकते हो 497 डिवाइडेड बाय 1000 इनटू 79 प्लस इसको लिख सकते हो 503 इनटू 81 डिवाइडेड बाय 1000। डू फास्ट। क्या बेटा निकल गया आंसर? ठीक है, बाकी लोग भी करो भी कैलकुलेशन करके बताओ। पहले ऊपर न्यूमरेटर की कैलकुलेशंस करो, बाद में एलसीएम लेना। इसकी फाइनल कैलकुलेशन क्या आ जाएगी? 80.816। ठीक है, ठीक है क्या ये कैलकुलेशन? किसी ने चेक क्रॉस चेक नहीं किया? करना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि सक्षम भैया ने बताया ये तो मैंने निकाला था, तो ये हमारा गलत हुआ, तो इसके जिम्मेदार सक्षम भैया हैं। चलो आगे चलो, ऐसे निकलेगा। तो एवरेज एटॉमिक मास, अच्छा ये क्वेश्चन तो जरूर आएगा एग्जाम में, एवरेज एटॉमिक मास फाइंड करने वाला क्वेश्चन जरूर होगा। तो बच्चों हम आइसोटॉप्स के बारे में पढ़ चुके हैं। आइसोटॉप क्या होते हैं ये हमने स्टडी कर लिया है, राइट? तो तुम इतनी देर से क्या कर रहे थे? मैंने कर रहा है। एडिशन ठीक नहीं है। सर 8 से 0006 है। 8 8006 8000 इनका एडिशन गलत है। 3 और 3 6 10। ठीक है 10, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है ये, अच्छा ये आ रहा है। ठीक है दिस इज दिस नाउ। तो डेसिमल लगाओगे 3 के बाद 80.006 ये आएगा भी। एवरेज एटॉमिक मास हमारा गलत था। ठीक है चेक करोगे। चलो नेक्स्ट, आइसोटोप हमने पढ़ लिया बच्चों क्या होते हैं। ठीक है, मतलब आइसोटोप में क्या होता है कि यहां पर एक नंबर है Z1 Z, और ये मतलब सेम ही एटम है, मतलब यहाँ भी X ही होगा, Z होगा, लेकिन यहाँ पर मास नंबर अलग अलग होगा। ये आइसोटोप है ना, दोनों एक ही एटम के एलिमेंट है, दोनों एलिमेंट एक है, तो दोनों जगह सेम नाम लिखा जाएगा। यहाँ पर Z सेम, यहाँ पर भी Z सेम, मतलब Z दोनों जगह सेम। यहाँ पर मास नंबर अलग, यहाँ पर मास नंबर कुछ और। ठीक है, ये आइसोटोप है।
और अगर कुछ अलग हो जाए तो जैसे ये x है डिफरेंट, और ये मतलब ये x है, मतलब ये एक अलग एलिमेंट है और ये एक अलग एलिमेंट है, ठीक है। दो अलग अलग एलिमेंट के एटॉमिक नंबर अलग अलग होते हैं, लेकिन अगर उनके मास नंबर सेम हो जाए तो क्या होगा? व्हाट इफ दे हैव सेम मास नंबर? दो एलिमेंट्स के मास नंबर सेम है, ठीक है, बट देयर एटॉमिक नंबर, बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। दो डिफरेंट एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर सेम नहीं हो सकता भाई, ये बात तो क्लियर है। दो डिफरेंट एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर सेम नहीं हो सकता। तो दो डिफरेंट एलिमेंट है, एक x है एक y है, तो एटॉमिक नंबर तो ऑब्वियस सी बात है डिफरेंट होंगे, ठीक है। मास नंबर सेम है उनका, तो ऐसे एटम्स को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे इनको? आइसोबार्स। क्या कहेंगे इनको? आइसोबार। आइसोबार जैसे एक एलिमेंट x है एक एलिमेंट y है, मतलब ये एलिमेंट्स ही अलग अलग है। आइसोटॉप्स में एलिमेंट्स क्या थे? सेम थे, सेम ही एलिमेंट के एटम थे। यहां पर एलिमेंट्स अलग अलग है। एलिमेंट्स कैसे यहां पर अलग अलग है, एक x है एक y है, ठीक है। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम मास नंबर, इसका मास नंबर और इसका मास नंबर सेम है, बट इसका एटॉमिक नंबर अलग है, इसका एटॉमिक नंबर अलग है। और ऐसे एटम्स को एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स है ये, और इनको क्या कहेंगे? आइसोबार। तो ऐसे एटम जिनका मास नंबर सेम बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट, these are the atom of different elements, these are known as isobars। क्या कहेंगे इनको? आइसोबार। जैसे कैल्शियम, कैल्शियम नहीं क्या है, कैल्शियम, ठीक है। तो कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 20। वो इसलिए बोलना पड़ा ना कि तुम्हें नींद आ रही थी। एटॉमिक नंबर 20, मास नंबर कितना है इसका? 40। पोटाशियम 19, एटॉमिक नंबर 19 यानी कि Z19, मास नंबर कितना? 40। आर्गन एटॉमिक नंबर कितना? 18, मास नंबर कितना? 40। ये सब क्या हो गए? आइसोबार्स, ठीक है। आइसोबार एक तो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट होते हैं, ये कैल्शियम है, ये पोटाशियम है, ये आर्गन है, तीनों अलग एलिमेंट है, तीनों अलग एलिमेंट है। आइसोबार बिलोंग्स टू द डिफरेंट एलिमेंट्स, आइसोटॉप्स बिलोंग्स टू द सेम एलिमेंट्स। आइसोटॉप किसको बिलोंग करता है? सेम एलिमेंट्स को। आइसोबार डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है। दे हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर देखो तीनों का डिफरेंट है। दे हैव सेम मास नंबर, देखो तीनों का मास नंबर सेम है, ठीक है। दे कंटेन द सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स क्या होता है? चल भाई पता न्यूक्लियॉन्स क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूक्लियॉन्स होता है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन क्या होता है? और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ही मास नंबर होता है। मास नंबर सेम मतलब न्यूक्लियॉन सेम, मास नंबर सेम मतलब न्यूक्लियॉन सेम, ठीक है। सो आइसोबार्स में न्यूक्लियॉन सेम होते हैं बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जेड डिफरेंट होगा, न्यूट्रॉन डिफरेंट होंगे। सो बच्चों यहां तक आते आते सबसे पहले डाल्टन जी आए थे। डाल्टन ने क्या कहा था? एटॉमिक मॉडल दिया था। इन्होंने एटम के बारे में कहा था कि एटम कैसा है? इंडिविजुअल है, एटम को फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। फिर थॉमसन सर आए, उन्होंने कहा, उन्होंने अपना एक मॉडल दिया और उन्होंने कहा कि एटम एक पॉजिटिव स्फीयर ऑफ चार्ज है। थॉमसन ने कहा पॉजिटिव स्फीयर ऑफ चार्ज, स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है ये। थॉमसन ने क्या कहा था अनवी, कि जो एटम है वो एक स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है और उसके बीच में इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है, ऐसा थॉमसन ने कहा था एटम के बारे में। क्योंकि उस टाइम पे पता ही नहीं था कि एटम में है कैसा, तो साइंटिस्ट अपने अपने हिसाब से एक्सप्लेन कर रहे थे एटम के मॉडल को। फिर रदरफोर्ड आए और उन्होंने एक अल्फा स्कैटरिंग रे एक्सपेरिमेंट किया था, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट या गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। और उन्होंने कहा था कि एटम का जो, एटम के जो इलेक्ट्रॉन, एटम के सेंटर में उसका का सारा मास और पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन उसके बाहर, और उसको उन्होंने न्यूक्लियस बोला, और उसके इलेक्ट्रॉन उसके बाहर रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। लेकिन इनका एक ड्रॉबैक था कि इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करेगा तो अपनी एनर्जी लूज करेगा, तो धीरे धीरे उसका स्पाइरल छोटा होता जाएगा और वो न्यूक्लियस में फॉल कर जाएगा, एटम कोलैप्स करेगा, एटम कोलैप्स करेगा तो मैटर कोलैप्स कर जाएगा। लेकिन मैटर तो हम देखते हैं एग्जिस्ट करता है, ठीक है, इसलिए ये इनका ड्रॉबैक थी। फिर बोहर आए, बोहर ने कहा
कि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर रिवॉल्व तो करता है, लेकिन वो एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है और पाथ की एनर्जी क्या है, फिक्स है, और उस सर्कुलर पाथ को क्या कहेंगे, ऑर्बिट या फिर शेल। ठीक है, और ऐसे अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो वो फिर अपनी एनर्जी लूज नहीं करेगा, हेंस वो न्यूक्लियस में फॉल नहीं करेगा, एटम एग्जिस्ट करेगा। फिर ये आप 11th क्लास में पढ़ोगे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, ये थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन कर देगा कि ऐसा कोई सर्कुलर पाथ जैसा नहीं है, यहाँ पर बाहर एक इलेक्ट्रॉन्स का एक क्लाउड होता है, बट ये सब आप 11th क्लास में पढ़ोगे और अभी भी डिस्कवरी चल रही है। ठीक है बच्चों, तो आगे क्या निकल के आएगा कुछ कह नहीं सकते, कल को कुछ और आ जाए तो। ठीक है, हमने इस पूरे चैप्टर में क्या पढ़ा है, हमने इस पूरे चैप्टर में ये पढ़ा है कि एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। सारा का सारा मैटर जो हम देखते हैं, ठीक है, वो किससे मिलकर बना है, एटम से मिलकर बना है। थॉमसन सर ने कहा था, क्या कहा था, जे थॉमसन ने क्या कहा था कि जे थॉमसन proposed that in an atom electrons are embedded in a positive sphere। थॉमसन ने ये कहा था कि जो एटम है, एटम का जो पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज है वो स्प्रेड है ऐसे सर्कुलर स्फीयर की शेप में, और इलेक्ट्रॉन उसके बीच में एम्बेडेड है। एटम एक स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन उसके बीच में पॉजिटिव चार्ज के बीच में एम्बेडेड है। इन्होंने एटम को किससे कंपेयर किया था, किससे कंपेयर किया था, एक वर्ड आया था पीछे प्लम पुडिंग, उससे कंपेयर किया था। या हम एक वाटरमेलन से इसको कंपेयर करें तो जो वाटरमेलन का रेड वाला पार्ट है दैट इज लाइक पॉजिटिव पार्ट, पॉजिटिव स्फीयर, पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम, और जो सीड्स हैं दोज आर लाइक इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा थॉमसन ने कहा था। फिर रदरफोर्ड आए और रदरफोर्ड ने एक अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया और रदरफोर्ड ने ये बताया कि एटम का सारा मास और उसका पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के अंदर है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन उसके बाद सर्कुलर पाथ में, इलेक्ट्रॉन उसके बाहर रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, फिर नेल बोर आए, इनके मॉडल की एक ड्रॉबैक थी जो अभी मैंने बताई थोड़ी देर पहले। फिर नेल बोर आए और उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगा और पाथ की एनर्जी फिक्स है, उस पाथ को इन्होंने कहा ऑर्बिट या फिर शेल, और उस शेल के अंदर ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा और इससे इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लूज नहीं करेगा, राइट, और एटम स्टेबल होगा। ठीक है, ऐसा बोहर ने कहा। ठीक है, और उन शेल को जो डिफरेंट ऑर्बिट्स या शेल जो थे उनको नाम क्या दिया, KLMN, डिफरेंट एनर्जी लेवल कह सकते हो, शेल कह सकते हो, ऑर्बिट कह सकते हो, या एनर्जी लेवल 1 2 3 4 कह सकते हो आप इसको। ठीक है, फिर जे चैडविक आए और उन्होंने न्यूट्रॉन के बारे में बताया कि एटम के न्यूक्लियस के अंदर एक और पार्टिकल भी है और उस पार्टिकल का नाम क्या निकला, न्यूट्रॉन। ठीक है, अच्छा, द 3 सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट के, तो यहां से ये पूरी डिस्कवरी होने के बाद क्या हो गया कि एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। मतलब अब एटम इंडिविजुअल नहीं रहा, उसके पास भी फर्दर वो भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स का बना है, मतलब एटम के अंदर भी सब एटॉमिक पार्टिकल है, उससे भी छोटे पार्टिकल हैं, एंड दोज आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जिसमें से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेंटर के अंदर होते हैं और सेंटर को कहा जाता है न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन उसके बाद घूमते हैं और एटम का जो मास होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से ही होता है। इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबली स्मॉल होता है, प्रोटॉन के पास प्लस पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता और इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है। जितना प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उतना ही इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। एक प्रोटॉन के पॉजिटिव चार्ज को 1 यूनिट कह दें हम, और एक इलेक्ट्रॉन के पॉजिटिव चार्ज को भी 1 यूनिट कह दें, तो एक एटम के अंदर जितना एक न्यूट्रल एटम के अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। एटम इलेक्ट्रिकली एज ए होल कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, बिकॉज दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को बैलेंस आउट कर देते हैं। ठीक है, द आउटरमोस्ट सेल, इलेक्ट्रॉन्स जो डिफरेंट सेल्स में भरे जाएंगे वो किस रूल के अकॉर्डिंग भरे जाएंगे, 2n² के अकॉर्डिंग भरे जाएंगे। फर्स्ट इनरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, K में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2, L में 8, M में 18 और N में 32। क्लियर है। अच्छा, आउटरमोस्ट सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और जिसके आउटरमोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो तो वो अपना एक ऑक्टेट बना लेता है, उसे ऑक्टेट बोलते हैं। ठीक है, इसके भी एग्जांपल हमने देखा था, जैसे नियोन,
नियॉन और आर्गन, ये ऑक्टेट कंप्लीट होता है इनका। इफ द आउटरमोस्ट सेल ऑफ एन एटम हैज एन ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब आउटरमोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो, जैसे कि हीलियम के केस में, हीलियम में 2 में ही उसका आउटरमोस्ट सेल कंप्लीट हो जाता है, बाकी सबका 8 से पूरा होता है। द एटम इज स्टेबल, इनर्ट, अनरिएक्टिव होता है, इनर्ट होता है, ठीक है। वैलेंसी, किसी के आउटरमोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उसी से वैलेंसी डिसाइड होती है। जिनके आउटरमोस्ट सेल में 1 2 3 4 3 तक होते हैं, उनकी वैलेंसी 1 2 3 होगी। जिसके आउटरमोस्ट सेल में 4 है उसकी वैलेंसी 4 होगी। जिसके आउटरमोस्ट सेल में 5 है उसकी वैलेंसी 3 होगी। जिसके आउटरमोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है उसकी वैलेंसी 2 होगी। और जिसके आउटरमोस्ट सेल में बोलो 7 है उसकी वैलेंसी कितनी होगी? 1 होगी। लेकिन ये माइनस में होंगी और ये किस में होंगी? प्लस में, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहेंगे, ले जाओ। ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहेंगे। जैसे हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट सेल में 1 होता है तो हाइड्रोजन कहता है लो खुश रहो, ठीक है। जैसे सोडियम के पास 1 होता है आउटरमोस्ट सेल में, वो चाहता है कि कोई ये ले ले और मेरे आउटरमोस्ट सेल में 8, मैं खुश, मेरा ऑक्टेट कंप्लीट, ठीक है। जैसे एल्यूमिनियम के आउटरमोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो चाहता है कोई ले ले। कार्बन के पास 4 है, उसको देते हुए दुख होता है, अरे मेरे पास 4 है, मेरे 4 चले जाएंगे। फिर कोई 4 उसको देना भी नहीं चाहता, कहता है हम तेरे को कैसे दे दें, तो शेयरिंग करता है, ठीक है। डोनेट करने से या लेने से वो उस एटम के साथ बॉन्ड बनाते हैं और उन बॉन्ड को कहते हैं आयनिक बॉन्ड। क्या कहते हैं? आयनिक बॉन्ड। शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है वो बनता है कोवलेंट बॉन्ड। शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है तो एटम्स के बीच में, हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, क्लोरीन इसका इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा दैट इज आयनिक बॉन्ड, ठीक है। इनके बीच में कैसा बॉन्ड बनेगा? आयनिक बॉन्ड बनेगा। लेकिन कार्बन हाइड्रोजन के साथ जब बॉन्ड बनाता है तो इलेक्ट्रॉन लेता नहीं है, ये शेयरिंग करता है। शेयरिंग करने से ये जो बॉन्ड बने हैं दोज आर नोन एज कोवलेंट बॉन्ड। ये आप 11th में पढ़ोगे, ठीक है बच्चों। कहां थे हम? अच्छा, जो इलेक्ट्रॉन, अगर कोई इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर देता है, इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, हाइड्रोजन ने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि अब इसके पास प्रोटॉन तो 1 है और इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 0, तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, राइट। आ रहा हूं ना उधर, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। अच्छा, ये जो पॉजिटिव चार्ज आयन है, अब इसने आयन बना लिया, हाइड्रोजन एटम से ये आयन बन गया, इसको आयन कहेंगे। ये एटम है, ये एक न्यूट्रल एटम है और ये आयन है। आयन के ऊपर चार्ज होता है, न्यूट्रल एटम पे कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है। अच्छा, इसे कहेंगे कैटायन। क्या कहेंगे इसको? कैटायन। जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है उसको क्या कहते हैं? कैटायन। और जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है उसको एनायन, ठीक है। कुछ कह रही थी? ठीक है, तो इसने क्या बना लिया? कैटायन बना दिया। ऐसी जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या बनाएगा? क्लोरीन एनायन बनाएगा, क्लोरीन एनायन बनाएगा, ठीक है। वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। वैलेंसी क्या होती है भाई? किसी एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी को क्या कहते हैं? वैलेंसी ऑफ द एटम। इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये किसके बराबर होती है कि कोई एटम कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है या दे सकता है। कोई एटम कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है या दे सकता है। जैसे क्लोरीन 1 ले सकता है तो क्लोरीन की वैलेंसी क्या हुई? 1 माइनस। हाइड्रोजन 1 दे सकता है, इसलिए हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी हुई? 1 प्लस, ठीक है। मैग्नीशियम जैसे 2 दे सकता है तो मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है? +2। सोडियम जैसे 1 ले सकता है, दे सकता है, सोडियम भी, सोडियम 1 दे सकता है तो सोडियम की वैलेंसी क्या हुई? +1। क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है? दे सकता है किसी को। क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है तो इसकी नहीं, फ्लोरीन लेगा भी, क्लोरीन देगा नहीं। क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। क्लोरीन के आउटरमोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो फिर ये क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसकी वैलेंसी -1 हुई, ठीक है। एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। किसी के अंदर जितने प्रोटॉन है, किसी एलिमेंट के एटम के पास जितने प्रोटॉन है वही उसका क्या है? एटॉमिक नंबर। जितने प्रोटॉन है उसके पास वही उसका क्या है? एटॉमिक नंबर। मास नंबर क्या होता है? मास नंबर क्या होता है भाई? मास नंबर को A से डिनोट करते हैं और एटॉमिक नंबर को Z से डिनोट करते हैं। मास नंबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन क्या होता है? मास नंबर होता है, ठीक है। चलें आगे। आइसोटोप, एक ही एटम के
एक ही एटम के डिफरेंट, एक ही एलिमेंट के डिफरेंट एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग, हाँ, एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ, डिफरेंट मास नंबर। ठीक है, ऐसे एटम के एक ही एटम के मतलब एक ही एलिमेंट के एटम्स, एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर क्या कहलाएंगे? आइसोटॉप्स। और एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर क्या कहलाएंगे? आइसोबार्स। ठीक है, आइसोटॉप्स की जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है? सेम होती है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। ठीक है, द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कि उनकी नेचर के अंदर अबेंडेंस कैसी है, मतलब वो नेचर के अंदर किस रेशियो में एग्जिस्ट करते हैं, कौन ज्यादा करता है कौन कम करता है, उसी से उनका एवरेज एटॉमिक मास निकाला जाएगा। आइसोबार्स आधा ये कर लिया हमने, ये भी कर लिया ना, ये कहां से आ गया? ठीक है, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट्स न्यूट्रॉन एंड प्रॉपर्टी। ये ऐसे ही आ गया होगा कहीं से। चलो यहाँ तक चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है।